आज की क्लास में हम स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण। पुराने समय में जो औषधि थी वो वैद्य के द्वारा निर्मित की जाती थी, लेकिन अभी के समय में जो मेडिसिन है वो औषधि निर्माता कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। तो नॉर्मली जब ये कंपनियां दवाई बनाती हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि वो जिस औषधि को हमने कहा है उसी का उपयोग करके हमारी मेडिसिन या औषधि का निर्माण कर रहे हैं, या वो जिस मानक बताए गए हैं उनके अनुसार औषधि का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए आप सभी लोगों के लिए स्टैंडर्डाइजेशन की आवश्यकता पड़ जाती है या उसकी जानकारी की आवश्यकता होती है। ये जो होता है एक टेक्निकल एप्लीकेशन होता है जिसके द्वारा हमें ये ज्ञान होता है कि जो मार्केटिंग कंपनियां होती हैं वो जो औषधि का निर्माण कर रही हैं वो स्टैंडर्ड या मानक जो बताए गए हैं औषधियों के लिए उनको फॉलो कर रही हैं कि नहीं, उन्हें सही तरह से डाल रही हैं कि नहीं, जिससे कि हमारी जो मेडिसिन हम बोल रहे हैं उसकी जो गुणवत्ता बताई गई है वो सही है कि नहीं है। इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन का ज्ञान हमें ज़रूरी होता है। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि औषधि के निर्माण के लिए और जो हमारे रॉ मटेरियल हैं उन्हें पहचानने के लिए कुछ मानक बताए गए हैं या कुछ पहचान बताई गए हैं या फिर कुछ मानक निर्धारित किए हैं जिनके अंदर उनको आना आवश्यक होता है। अगर वो उस मानक को पूरा करते हैं या फिर किसी भी ड्रग का मूल्यांकन करने के लिए कि वो सही बन रही है कि नहीं, हमें स्टैंडर्डाइजेशन के ज्ञान की ज़रूरत होती है। तो एक तरह से स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जिसके द्वारा हम किसी भी ड्रग की या फिर मेडिसिन की जो प्योरिटी होती है उसको निर्धारित कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, या फिर किसी भी ड्रग की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसको बता सकते हैं। अगर हम किसी भी मेडिसिन का स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं तो आपको एक मेडिसिन हर बार उसी फॉर्म में मिलेगी और उसका जो इफ़ेक्ट रहेगा उसी तरह रहेगा। तो किसी भी ड्रग की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, उसको जो ग्रहण करने की क्षमता होती है वो उसके स्टैंडर्ड या मानक पर निर्धारित होती है। तो स्टैंडर्डाइजेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये किसी भी मेडिसिन की यूनिफॉर्मिटी यानी एक रूपता को दर्शाता है, उसकी क्वालिटी को दर्शाता है, उसकी प्योरिटी को दर्शाता है और उसके इफ़ेक्ट को बताता है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा हम किसी भी मेडिसिन की गुणवत्ता को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, इसके में स्टैंडर्डाइजेशन के 3 प्रोसीजर होते हैं। 3 प्रोसीजर मतलब कि कोई भी औषधि आप बना रहे हैं तो सबसे पहले आप कच्ची औषधि लेते हैं, फिर आप औषधि का निर्माण करते हैं और फिर आप जो बनी हुई औषधि है वो सही बनी है कि नहीं है उसे देखते हैं। जैसे कि आपने अवलेह कल्पना में देखा कि जैसे हमें च्यवनप्राश बनाना है तो पहले हम उसके लिए आवश्यक जो द्रव्य हैं, औषध द्रव्य, उनका ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट हम जो प्रोसीजर बताए गए हैं, क्वाथ का निर्माण, आंवले को भूंजना, वो सारे प्रोसेस करेंगे और लास्टली हम देखते हैं कि जो अवलेह बना है वो अवलेह पाक परीक्षा को शो कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह से अगर किसी भी ड्रग का हम स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं तो हमको उसको 3 लेवल पे करना चाहिए या 3 स्टेप पे करना चाहिए। पहला स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेथड और तीसरा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो आज की क्लास में हम फोकस करेंगे कि रॉ मटेरियल के स्टैंडर्डाइजेशन में हम क्या देखते हैं और फिनिश्ड प्रोडक्ट में, क्योंकि हमने जितनी भी कल्पना देखी है वहाँ पर हमने उसके मेथड पे फोकस किया है कि जो उसका प्रोसीजर होता है वो कैसा होता है। तो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस हम अभी तक सारी कल्पनाओं का पढ़ चुके हैं। हमें सिर्फ इतना जानना है कि हमने जो रॉ मटेरियल लिया है वो स्टैंडर्डाइज है, उसके क्या लक्षण हैं, और जो हमारा बना हुआ मटेरियल है वो स्टैंडर्डाइज है तो उसमें हमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो स्टैंडर्डाइजेशन के ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए तो इसका जो ऑब्जेक्ट होता है, इसका मेन ऑब्जेक्ट है आयुष मेडिसिन के एक्सपोर्ट को, उसके निर्यात को क्या करना, ग्रोथ करना। क्यों? क्योंकि आप लोग देखेंगे कि जितनी भी रस औषधि है उनकी गुणवत्ता के ऊपर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं कि अगर इनमें मरकरी है और हैवी मेटल्स हैं तो हम इनका सेवन कैसे कर सकते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन तक कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन का सेवन कैसे कर सकता है। तो अगर हम किसी भी व्यक्ति को उसमें
बता दें कि अगर हमारी मेडिसिन स्टैंडर्डाइज्ड बनी हुई है तो वो आपको हैवी मेटल टॉक्सिसिटी से बचाती है और उससे हमें किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट या नुकसान नहीं होता है। तो अगर हमारी मेडिसिन स्टैंडर्डाइज्ड है तो ये आयुष ड्रग के एक्सपोर्ट को ग्रोथ करने में हेल्प करती है। दूसरा, जनरेटिंग अवेयरनेस अमंग द आयुष इंडस्ट्री। अभी देखेंगे आपको कहीं भी आयुष के डॉक्टर हैं या आयुर्वेद डॉक्टर हैं के नाम से बहुत लोग मिल जाएंगे जो कि हम सही जड़ी बूटी दे रहे हैं ऐसे करके औषधि का प्रचार करते हैं, लेकिन जब से ये जीएमपी का रोल आ गया है तब से सारी जो आयुष इंडस्ट्री है वो एक निश्चित मानक के अनुसार ही औषधि का निर्माण कर सकते हैं। वो किसी भी औषधि में कम या अधिक मात्रा में दूसरी औषधि नहीं डाल सकते। नेक्स्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस। तो नॉर्मली जब हम किसी भी ड्रग को स्टैंडर्डाइज बनाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ड्रग प्योर हो जाता है, इसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, इसका इफ़ेक्ट अच्छा होता है। तो इस तरह से हम एक काम करके एक स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को डिसिप्लिन में रख सकते हैं। लास्ट, इवेल्युएटिंग द प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडस्ट्री। नॉर्मली जो इतनी सारी इंडस्ट्री हो गई हैं वो अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए, जैसे अभी के समय में आयुर्वेदिक मेडिसिन लोग ज़्यादा प्रिफर कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए लोग क्वालिटी का ध्यान ना रखते हुए मेडिसिन को अधिक मात्रा में बना रहे हैं। तो इसको भी रोकने के लिए या इसको कंट्रोल करने के लिए भी स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, अगर स्टैंडर्डाइजेशन की गोल की बात की जाए तो इस हम देखते हैं कि इससे सप्लाई पे असर पड़ता है, आयुष मेडिसिन के कंपैटिबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, सेफ्टी, रिपीटेबिलिटी एंड क्वालिटी, इन सारे चीज़ों को स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो प्रभावित करता है। अगर स्टैंडर्ड पैरामीटर ये कब डेवलप हुए, तो जैसा हमने देखा कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आया था और जब 1964 में ये अमेंडेंट हुआ, जब ये अमेंडेंट हुआ 1964 में, तब इसमें आयुर्वेद को ऐड किया गया। पहले ये सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स के लिए अप्लाई होता था। 1964 में जब ये संशोधित हुआ तब इसमें आयुर्वेद की मेडिसिन को ऐड किया गया। साथ में ही जब सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद और सिद्ध ये इसका निर्माण किया गया इस समय, तो इन्हीं के द्वारा किसी भी मेडिसिन के फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बताया गया और कहा गया कि ये जो टेस्ट है किसी भी मटेरियल का फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ये बहुत नेसेसरी होता है किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी क्वालिटी को बताने के लिए और उसमें होने वाली मिलावट को रोकने के लिए। नॉर्मली आप लोगों ने एडल्ट्रेशन पढ़ा होगा द्रव्य गुण में, जिसमें आपको बताया है कि मैक्सिमम जो मेडिसिन आज के समय में हमको मिलती है वो एडल्ट्रेट होती है। तो एडल्ट्रेट मेडिसिन से अगर हम अपनी औषधि का, ड्रग का निर्माण करते हैं या फॉर्मुलेशन कोई बनाते हैं तो वो नुकसान ही करती है। तो ये सब किसी भी रॉ मटेरियल का भी ऑथेंटिकेशन या फिर उसका भी स्टैंडर्डाइजेशन होना ज़रूरी होता है। तो अब हमको पता कैसे चलेगा कि हमारी मेडिसिन के लिए कौन कौन से मानक निर्धारित किए गए हैं। तो हमारी जो मेडिसिन होते हैं उसके मानक निर्धारण के लिए या उसको स्टैंडर्डाइज बताने के लिए CCRS ने 2 बुक पब्लिश की हैं। पहली API और दूसरा AFI। API इज़ आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया एंड AFI इज़ आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया। जैसा कि आप द्रव्य गुण में देखते हैं, एक ही नाम के आपको कई ड्रग मिलते हैं, ठीक है। तो एक ही नाम के जो अलग अलग ड्रग हैं उनमें से कौन से ड्रग का हमको यूज़ करके मेडिसिन बनाना चाहिए और हम जो मेडिसिन ले रहे हैं उसमें जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो सही मात्रा में प्रेजेंट है कि नहीं, वो जो ड्रग हम ले रहे हैं वो मेडिसिन बनाने के योग्य है कि नहीं, उसके स्टैंडर्ड सही है कि नहीं, तो इसका वर्णन हमें आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया में मिलता है, जिसमें जितने भी हमारी कास्ट औषधि हैं और उसके बाद जो और प्रमोट करके रसौषधि को भी इसमें डाल करके इसका वर्णन किया गया है।
नेक्स्ट, आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया। तो आयुर्वेदिक फार्मेकोपिया ऑफ इंडिया जो है ये हमारी रॉ मटेरियल की टेस्टिंग में हेल्प करती है, जबकि आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी, फार्मूला मीन्स होता है योग। तो हमारे शास्त्रों में आप देखेंगे कि एक ही नाम के बहुत सारे योग हैं। तो जब हमको योग बनाना होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस शास्त्र के अनुसार बनाएं। तो इसी को आसान करने के लिए CCRS ने आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया नाम की बुक निकाली है, जिसी के अकॉर्डिंग हम किस भी योग को लेकर के उसका निर्माण करते हैं और आप वहाँ पर रेफरेंस के रूप में AFI मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन के मेथड की बात करें, चाहे वो रॉ मटेरियल की हो या फिनिश्ड प्रोडक्ट की हो, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड हैं और ये स्टैंडर्ड भी अलग अलग पैरामीटर पे आते हैं, जैसे फिजिकल, केमिकल, फिजियोकेमिकल और बायोलॉजिकल। ठीक है, तो फिजिकल मींस वो अपीयरेंस में कैसा है, केमिकल जहाँ हम केमिकल्स का यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि ये वाटर सॉल्यूबल है, अल्कोहल सॉल्यूबल है, एसिड सॉल्यूबल है। फिजियोकेमिकल कुछ ऐसे कंडीशन जहाँ पर हम फिजिकल और केमिकल दोनों का ही यूज़ करके देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन, हमारे जो फॉर्मूला बना है उसमें कॉन्टेमिनेशन तो नहीं है, एडल्ट्रेशन तो नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ तो नहीं हो गया है, कोई हैवी मेटल तो नहीं है। तो ये सारे बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन में आता है। तो अगर WHO की बात करें तो WHO ने आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के लिए कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड बताए हैं। जैसे अगर हम फिज़िकल पैरामीटर की बात करें तो हम किसी भी फार्मूला का जब फिज़िकल पैरामीटर देखते हैं तो उसके अंतर्गत आता है कलर, दिखने में वो कैसा है, अपीयरेंस, गोल है, चपटा है, लंबा है। तो ये सारे जो पैरामीटर है इसका वर्णन हमें API और AFI में मिलता है कि कोई भी मेडिसिन हम ले रहे हैं या रॉ मटेरियल ले रहे हैं, उसका कलर कैसा है, अपीयरेंस वो दिखने में कैसा है, ऑर्डर उसकी सुगंध कैसी है, क्लैरिटी ये भी फिजिकल अपीयरेंस में आता है, क्योंकि किसी भी द्रव्य की शुद्धता और अशुद्धता हम देख के बता सकते हैं। pH वैल्यू ये भी हम विजिबल फिजिकल पैरामीटर में आता है। विस्कोसिटी, किसी भी ड्रग को वो सांद्र है, कॉन्सनट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, इसका पता कर सकते हैं। ऐश वैल्यू, इसको हम आगे देखेंगे। मॉइस्चर कंटेंट, जो भी मटेरियल है उसमें कितनी मात्रा में आर्द्रता मौजूद है। हार्डनेस, जो भी ड्रग है वो हार्ड है कि सॉफ्ट है। केमिकल पैरामीटर की बात करें तो यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट देखते हैं कि वो वाटर सॉल्यूबल है, अल्कोहल सॉल्यूबल है कि एसिड सॉल्यूबल है। लिमिट टेस्ट, उसमें कितनी मात्रा में लेड है, मरकरी है, केमिकल ऐसे। फार्माकोलॉजिकल पैरामीटर जो होते हैं ये रेयरली यूज़ किए जाते हैं, इसमें प्लांट रिलेटेड टेस्ट किए जाते हैं कि उसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है। माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर में हम देखते हैं कि हम जो फॉर्मुलेशन बनाए हैं उसमें कोई माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ तो नहीं है। ये जो होता है हमारी मेडिसिन की सेल्फ लाइफ डिसाइड करने में हमारी हेल्प करता है। तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है इसकी क्वालिटी जो होती है ये डिपेंड करता है कई चीज़ों के ऊपर, जैसे इंग्रेडिएंट लिस्टेड एज पर लेबल, बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसका जो रॉ मटेरियल उसमें डला है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है या हमारी मेडिसिन है कैसे बनी है। नेक्स्ट, बल्क प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मुलेशन, जब हम ज़्यादा मात्रा में औषधि का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर आर्द्रता, मॉइस्चर आने के या फिर ऐश वैल्यू की जो वैल्यू है उसके चेंज होने के चांसेस हो जाते हैं। केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करती है क्वालिटी। दूसरा, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी एस्पेक्ट, यानी वहाँ पर बैक्टीरिया के ग्रोथ के चांसेस तो नहीं है या फिर स्वच्छता है कि नहीं है, तो ये हमारी मेडिसिन की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। दूसरा, प्रेजेंट ऑफ एडल्ट्रेशन, हम जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसमें किसी तरह का एडल्ट्रेशन तो नहीं है, ये भी हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट टेक्निक फॉर एश्योरेंस, तो जैसे अभी हमने WHO के अकॉर्डिंग फिजिकल केमिकल देखा, वैसे ही अभी के समय में आप अगर बड़े बड़े जो लेबॉरेटरी होते हैं जहाँ पर मेडिसिन का टेस्टिंग की जाती है, स्टैंडर्डाइजेशन का टेस्ट किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल का टेस्ट किया जाता है, वहाँ पर क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस, एलिशा मेथड, इन लोगों का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस नोन नेम्स हैं।
अब जितनी भी कल्पनाएं हैं, अगर हम उनके लिए स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो जितनी भी हमारी कल्पनाएं होती हैं उनके अकॉर्डिंग उनके जो पैरामीटर होते हैं वो थोड़े थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रॉ मटेरियल के लिए हमें कौन कौन से स्टैंडर्डाइजेशन पैरामीटर यूज़ करने चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंगल प्लांट मटेरियल, जैसे अगर हम किसी एक ही द्रव का पाउडर बना रहे हैं तो हमको उसमें क्या क्या देखना पड़ेगा, और जो रॉ मटेरियल हम किसी और मेडिसिन की फॉर्मेशन के लिए बना रहे हैं तो हमें क्या देखना होगा। तो ये कुछ पैरामीटर हैं जिसके अकॉर्डिंग हम सिंगल प्लांट मटेरियल या रॉ मटेरियल का एनालिटिकल स्पेसिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक आप लोगों ने देखा होगा, अगर कुछ एडल्ट्रेशन होते हैं जो हमें माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखते हैं, या कुछ ग्रोथ है फंगल वो हमको माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखते हैं। मैक्रोस्कोपिक कुछ एडल्ट्रेशन हमको ऐसे दिखते हैं, पाउडर कैरेक्टरिस्टिक, जो उसका पाउडर बना है फाइन है, हार्ड है। नेक्स्ट लॉस ऑन ड्राइंग, हमारा जो पाउडर है या जो रॉ मटेरियल है उसमें मॉइस्चर कितना है, अगर मॉइस्चर है तो वो हमारा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको प्रभावित करता है। टोटल ऐश वैल्यू, तो टोटल ऐश वैल्यू जो होता है जब हम किसी भी मटेरियल को जलाते हैं तो वो ऐश या राख में बदल जाता है। तो कार्बन फ्री फॉर्म में अगर कोई चीज़ कन्वर्ट होती है तो उसको ऐश कहते हैं। ऐसे ही हर जो मटेरियल है उसको जलाने के बाद कितनी क्वांटिटी में ऐश बचना चाहिए, एक इसकी निश्चित वैल्यू है, उसे ही टोटल ऐश कहा जाता है। वो जो बना हुआ ऐश होता है उसमें कितनी मात्रा का ऐश एसिड इनसॉल्युबल होता है उसका भी एक निश्चित वैल्यू है। इसके अलावा TLC, HPTLC ये वो टेस्ट होते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी रॉ मटेरियल या प्लांट के केमिकल कंस्टिट्यूएंट को जान सकते हैं कि उसमें क्या डला है। जैसे पिपली में पाइपरीन होता है, ऐसे ही हरितकी है, टर्मेलिन, चेबुलिन, तो ये सब चीज़ें हम पता कर सकते हैं TLC और HPTLC के। हमने जो रॉ मटेरियल लिया है वो वाटर सॉल्यूबल है कि अल्कोहल सॉल्यूबल है। अगर वो वाटर सॉल्यूबल होगा तो हम उसका क्वाथ कर सकते हैं, अल्कोहल सॉल्यूबल है तो संधान कल्पना में यूज़ होता है ऐसे। इसके अलावा अगर उसमें कोई हैवी मेटल है तो उसको टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी भी एक निश्चित क्वांटिटी बताई गई है कि हम जो रॉ मटेरियल ले रहे हैं या जो फॉर्मुलेशन बना रहे हैं उसमें हैवी मेटल कितने परसेंटेज होना चाहिए। नेक्स्ट माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन, इनके बारे में भी वैल्यू बताई गई है कि ये कितनी मात्रा में होने चाहिए। स्पेसिफिक पैथोजन कितने होने चाहिए, पेस्टिसाइड रेसिड्यू। तो ये जो लास्ट के 5 टेस्ट हैं इनके लिए एक लिमिट बताई गई है। अगर उस लिमिट से ये ज़्यादा क्वांटिटी में है तो हम अपनी मेडिसिन को स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते हैं। तो अगर मैं देखूं तो ये वैल्यू है, अगर मैंने मेडिसिन बनाई है तो उसमें टोटल बैक्टीरियल काउंट 1:10⁵ CFU मीन्स कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ग्राम हो सकता है। यीस्ट और मोल्ड 1:10 थ्राइस CFU पर ग्राम। ई कोलाई नहीं होना चाहिए, साल्मोनेला नहीं होना चाहिए, P. ऑर्गिनोसा नहीं होना चाहिए, ऑरियस नहीं होना चाहिए। पेस्टिसाइड रेसिड्यू लेस देन 1 ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। हैवी मेटल लेड 10 पार्ट पर मिलियन से कम होना चाहिए। मरकरी 1 पार्ट पर मिलियन। आर्सेनिक 3 ppm। कैडमियम 0.3 ppm। एफ्लोटॉक्सिन जो होता है ये होता है एक तरह का फंगाई जो कि बोलना चाहिए आपके फूड पॉइजनिंग के केस में पाया जाता है। तो ये भी हमारे फॉर्मुलेशन में मॉइस्चर है तो जल्दी ग्रो करता है, तो इनके लिए भी अलग अलग वैल्यू बताई गई है। नेक्स्ट देखते हैं चूर्ण कल्पना के लिए। तो आपको मैं जो टेस्ट अलग से है स्पेसिफिकेशन इस कल्पना के लिए उसे बताऊंगी। तो आइडेंटिफिकेशन हमने देखा, लॉस ऑन ड्राइंग हम क्यों देखते हैं, जब हम चूर्ण कल्पना का टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर स्पेसिफिकली आप देखेंगे 8 नंबर पे है पार्टिकल साइज़। यहाँ पर हर पार्टिकल साइज़ बताया गया है, जैसा हमने पढ़ा था फाइन पाउडर के लिए क्या होता है, वेरी फाइन पाउडर के लिए। तो इसके लिए स्टैंडर्ड बताए गए हैं कि 80 to 100 मैस जो होता है उससे अगर हमारा पाउडर छन रहा है तो हम उसको चूर्ण रूप में दे सकते हैं, और 40 to 60 नंबर के मैश से हमारा चूर्ण अगर पास हो रहा है तो इसको हम क्वाथ चूर्ण बोलते हैं। इसके अलावा जब हम कल्पनाओं के एनालिटिकल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम सेल्फ लाइफ भी मेंशन करते हैं।
नेक्स्ट, आसव और अरिष्ट कल्पना। तो आसव और अरिष्ट जब आता है तो हमारे दिमाग में आता है कि यहाँ पर सबसे मेन टेस्ट होता है अल्कोहल कंटेंट। आप लोग देखेंगे कि जहाँ पर टेस्ट अलग हो रहा है वहाँ पर कलर मैंने ब्लैक पे किया है। तो जब हम इनका डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो हम इसका कलर और ऑर्डर देखते हैं स्पेशली। क्यों ऑर्डर? यहाँ पर हमको अल्कोहलिक स्मेल आएगी। पीएच वैल्यू, अल्कोहल है तो यहाँ पर ये एसिडिक है कि अल्कलाइन है, ये देखेंगे हम। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे क्योंकि ये पानी की अपेक्षा कितना भारी है। टोटल सॉलिड, क्योंकि यहाँ पर हम शुगर का यूज़ करते हैं, गुड़ का यूज़ करते हैं या शक्कर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम टोटल सॉलिड, इसमें सॉलिड मटेरियल कितना है ये देखते हैं। अल्कोहल कंटेंट, इसमें कितने परसेंटेज अल्कोहल है, क्योंकि एक निश्चित मात्रा में स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया है कि इतने परसेंट से ज़्यादा अल्कोहल किसी भी आसव या अरिष्ट में नहीं पाया जाएगा। तो इसीलिए जब स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है आसव अरिष्ट का तो अल्कोहल कंटेंट देखते हैं। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, जब डाइजेशन होता है तो कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे बहुत सारे फॉर्म में टूटता है लास्ट तक ग्लूकोज में। तो जब आसव और अरिष्ट का हम निर्माण करते हैं तो यहाँ पर भी यही सेंस होता है कि निर्वात स्थान पर जब किण्वन की प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, तो ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो कितना शुगर जो होता है वो रिड्यूस होता है और कितना शुगर जो है वो नॉन रिड्यूसिंग भाग में रहता है। नेक्स्ट, टोटल एसिडिटी कितनी है, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी टेस्ट सेम पीछे जैसे हैं। नेक्स्ट देते हैं घी और तेल। स्नेह कल्पना का जब हम एनालिटिकल स्पेसिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पर अलग होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी जो होता है, जो फैट होता है, आप लोगों ने वो भी पढ़ा है कि फैट जो होता है वो डाइजेशन के दौरान अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो सेम वहाँ पर भी जो फैट होता है वो अलग रूप में कन्वर्ट होता है, इसीलिए यहाँ पर हम रेंसिडिटी टेस्ट करते हैं, जिसे हम आगे डिटेल पे देखेंगे। नेक्स्ट, वेट पर मिलीलीटर, क्योंकि ये जो होता है पानी से हैवी होता है तो इसका हम वेट पर मिलीलीटर देखते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें हम एक इक्वल क्वांटिटी में डाल करके हम जब वेट करते हैं तो जो वेट में वेरिएशन आता है उसे वेट पर मिलीलीटर करके मेंशन करते हैं। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब इससे हम लाइट को पास करते हैं तेल या घी से तो उसमें कितना रिफ्रैक्शन आता है उसको हम शो करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। विस्कोसिटी उसके कॉन्सेंट्रेशन को इंडिकेट करती है कि वो डाइल्यूट है और कितना कॉन्सेंट्रेटेड है पानी की अपेक्षा। आयोडीन वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, ये जो वैल्यू होती है ये जो हमारा केमिकल होता है या एसिड होता है उसको ये कितनी मात्रा में चेंज कर सकती है अल्कलाइन वैल्यू में, उसको शो करता है। फ्री फैटी एसिड कितना प्रेजेंट है, टोटल फैट कितना प्रेजेंट है, ये हम देखते हैं। नेक्स्ट, जब हम अवलेह का स्पेसिफिकेशन देखते हैं, एनालिटिकल स्टैंडर्डाइजेशन देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत मात्रा में मिलता है आसव अरिष्ट का जो हमने देखा। लेकिन यहाँ पर ये सॉलिड होने के कारण इसमें आपका टोटल ऐश, एसिड सॉल्युबल ऐश ऐड हो जाता है। इसके अलावा इसकी कंसिस्टेंसी और टेस्ट जो है इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाती है। नेक्स्ट, प्लांट एक्सट्रैक्ट और घन सत्व, क्योंकि घन सत्व हमने अवलेह कल्पना में ही पढ़ा है तो सेम ये उसी की तरह है, लेकिन शुगर का यूज़ नहीं होने के कारण यहाँ पर हम टोटल शुगर रिड्यूसिंग शुगर को हटा देते हैं। नेक्स्ट, जब हम सारकर कल्पना का करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन तो यहाँ पर हम टोटल शुगर कंटेंट देखते हैं। बाकी चीज़ें तो सेम है पीछे की कल्पनाओं जैसी। टोटल शुगर कंटेंट हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था कि वहाँ पर 66.7% ही शुगर होना चाहिए, उससे कम या ज़्यादा में हमारा जो कल्पना है उसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, स्पेसिफिकेशन ऑफ वटी गुटिका और मोदक। ये इम्पॉर्टेंट है कि जब हम टेबलेट कल्पना बनाते हैं तो हम कुछ टेस्ट करते हैं जो बताए गए हैं मानक निश्चित कि ये वटी ऐसी ही होनी चाहिए, उसका वर्णन है। तो सबसे पहला है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट। यूनिफॉर्मिटी मीन्स एक रूपता, वेट मीन्स वजन। जैसे आप मार्केट से टेबलेट लाते हैं, PCM है या कुछ भी, सब 400 mg की, क्योंकि वो सांचे में बनी होती है।
आयुर्वेद की जो मेडिसिन होती हैं अभी सांचे में बन रही है, पहले के समय अगर आप उसको हाथ से बना रहे हैं तो आपकी जो मेडिसिन है उसका वेट एक जैसा नहीं हो सा। तो जितनी भी आप मेडिसिन बना रहे हैं बिल्कुल सेम ना हो, लेकिन उनमें कम से कम इतना अंतर ना हो 1 to 2 mg का, 2 mg यानी बहुत कम क्वांटिटी में। तो उसी को ही निकालने का जो तरीका है वो है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट। नेक्स्ट हार्डनेस, आपकी जो मेडिसिन है वो कितने देर में जा कर के पेट में घुलती है, इट शो हार्डनेस। सेम डिसइंटीग्रेशन टाइम, औषधि का अंदर जा कर के कितने देर में टूटती है वो भी औषधि के लिए निर्धारित किया गया है। बाकी जितनी भी टैबलेट होती हैं उनको 15 मिनट के अंदर स्टमक में जा कर के टूट जाना चाहिए। सिर्फ गुग्गुल जो कि हार्ड होता है उसके लिए 60 मिनट टाइम दिया गया है। अगर हम कोई वटी बना रहे हैं जो 15 मिनट से ज़्यादा ले रही है घुलने के लिए, तो उस कंडीशन में उस वटी को स्टैंडर्ड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, जब हम भस्म का, रस योगों का या लोह का हम करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, तो पहले हम आयुर्वेदिक व्यू से देखते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है निश्चंद्र होना चाहिए, निर्धूम होना चाहिए, रेखापूर्ण होना चाहिए, अपुनर्भव होना चाहिए। तो ये चीज़ें भी हम अपने स्टैंडर्डाइजेशन में ऐड करते हैं। और अगर मॉडर्न की बात की जाए तो इनकी पार्टिकल साइज़ को 200 to 300 के मैस से पार होना चाहिए। जो भस्म होना चाहिए वो नैनो पार्टिकल साइज़ का होना चाहिए, ताकि ये ईजी एब्जॉर्ब होता है और अर्ली एक्शन दिखाता है। नेक्स्ट, वर्ती कल्पना। वर्ती कल्पना जो होते हैं इसके स्पेसिफिकेशन जो होते हैं वो वटी कल्पना के समान होते हैं, लेकिन एक पॉइंट अलग आता है। मैंने कहा था जब वर्ती को बॉडी में इंसर्ट करते हैं तो ये उस टेम्परेचर में, बॉडी टेम्परेचर में जाकर के मेल्ट हो जाती है। इसीलिए जब वर्ती का हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है। इसके अलावा हम इसमें वोलेटाइल ऑयल देखते हैं। नेक्स्ट, जब हम अर्क कल्पना का स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो उस कंडीशन में हम दो चीज़ें देखते हैं, एक तो क्लैरिटी टेस्ट और दूसरा वोलेटाइल मैटर। नॉर्मली हम जितनी भी अर्क कल्पना करते हैं सुगंधित द्रव्यों की करते हैं, और सुगंधित द्रव्यों के जो एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं वो उनके वोलेटाइल मैटर में होते हैं। तो वोलेटाइल मैटर कितने % है हम ये देखते हैं। दूसरा क्लैरिटी टेस्ट, जो भी हम अर्क बनाते हैं वो आर पार ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जब भी हमारा जो अर्क होता है उसमें टर्बिडिटी यानी गंदगी आने लगती है, आर पार दिखने में हमको असुविधा होती है या नहीं दिखता है, उस केस में हमारा अर्क खराब हो रहा है, समझना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है स्प्रेडेबिलिटी। स्प्रेडेबिलिटी जो टेस्ट होता है ये होता है फैलने की क्षमता। लेप या मलहम, जब हम लेप या मलहम अप्लाई कर रहे हैं तो वो कितनी मात्रा में हमारे उस जगह पर फैलने की क्षमता रखता है, तो स्प्रेडेबिलिटी। नेक्स्ट, नेत्र बिंदु, अंजन या कर्ण बिंदु, जब हम इनका निर्माण करते हैं तो सेम अर्क कल्पना की तरह यहाँ पर दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्लैरिटी टेस्ट और स्टरलिटी टेस्ट। क्लैरिटी टेस्ट मतलब उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और स्टरलिटी टेस्ट मीन्स उसको स्टराइल होना चाहिए। आँखों में अगर हम कोई भी चीज़ डाल रहे हैं और उसमें अगर कॉन्टेमिनेशन है तो हमारी आँखें पूरी ख़राब हो जाएगी, इसीलिए इसका मेन टेस्ट है स्टरलिटी टेस्ट। नेक्स्ट, अगर डिस्कशन की बात की जाए तो अगर हम इन सारे पैरामीटर का ध्यान रखते हैं और इनके अकॉर्डिंग मेडिसिन का फॉर्मेशन करते हैं तो आपकी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो सही इफ़ेक्ट देगी, सही क्वालिटी की बनेगी और इससे आयुष का ग्रोथ होगा। ठीक है, तो हमें ये जो सारे स्टैंडर्ड हैं इनके बारे में जानना चाहिए। इवन TLC और HPTLC की हेल्प से हमें अपनी मेडिसिन को स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। हमें पता रहना चाहिए कि हम जो औषधि मार्केट से ले रहे हैं उसमें वो सारी चीज़ें डली हुई हैं जो उसके लेबल में मेंशन की गई हैं। तो ये है स्टैंडर्डाइजेशन जिसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।